कब्जियत या कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर विशाल जैन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं पेट रोग विशेषज्ञ, आज आपसे इस पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पिछले वीडियो में हमने एसिडिटी, गैस और पेट रोग के बारे में काफ़ी डिटेल में बात किया था और उसी से संबंधित प्रॉब्लम होती है कब्जियत। तो दोस्तों, कब्जियत से लाखों करोड़ों लोग पीड़ित हैं और उनका सुबह एक ही टेंशन होता है कि हमें पेट हमारा कैसे भी साफ़ हो जाए। उसके लिए वो तरह तरह के जतन करते हैं। जैसे कोई लोग गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग चाय पीने के बाद फ्रेश हो पाते हैं, कुछ लोग टहलकदमी करके फ्रेश होते हैं, कुछ लोग बीड़ी, तंबाकू या सिगरेट का सेवन करते हैं। बस उद्देश्य एक ही होता है कि पेट साफ़ हो जाए, क्योंकि अगर उनका पेट साफ़ नहीं होता है, खुलासा ठीक से नहीं होता है, तो उन्हें दिन भर बेचैनी सी बनी रहती है और चिड़चिड़ापन बना रहता है। और इसी सब्जेक्ट पे अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था पीकू। उसका टैगलाइन था मोशन से ही इमोशन। तो जी हाँ दोस्तों, आज ये हम जानते हैं कि कब्जियत आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, कब्जियत का मेन मतलब ये होता है कि वो पेशेंट्स की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो किसी को अगर मल त्यागने में ज़्यादा समय लगता है तो वो उसे कब्जियत मानते हैं। किसी को मल त्यागने में जोर लगाना पड़ता है तो उनके लिए वो कब्जियत है। किन्हीं को लगता है कि उन्हें मल काफ़ी सूखा आ रहा है या काफ़ी कठोर आ रहा है तो वो भी उनको कब्जियत मानते हैं। कुछ मरीजों का रोज़ पेट साफ़ नहीं होता, उन्हें 1 या 2 दिन में एक बार मोशन होता है। कई मरीजों को बार बार मोशन या टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है और उसके बाद उन्हें लगता है कि उन्हें खुलासा नहीं हो रहा है, उनका पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है। कई लोगों को गैस की समस्या, जैसे कि उनको लगता है कि उनका गैस ठीक से पास नहीं हो रहा है। वहीं दूसरे स्पेक्ट्रम के कई मरीजों को काफ़ी ज़्यादा गैस पास होता है, काफ़ी बदबूदार गैस पास होता है। हम और आगे इनके सिम्टम्स की बात करते हैं तो कई मरीजों को मल द्वार या गुदा द्वार में दर्द होता है, कई लोगों को जलन या खुजली होती है, कई लोगों को इवन मस्से या बवासीर की भी समस्या हो जाती है, या कई लोगों को शौच में या लेट्रिन में ब्लड भी जाता है। इसके कई और अन्य लक्षणों की बात करते हैं कब्जियत में, तो पेट में दर्द या ऐंठन भी होता है क्योंकि उनका पेट साफ़ नहीं होता। कई मरीजों को लगता है कि उनका पेट फूला हुआ है या उनको बड़ी बेचैनी सी बनी रहती है। कई लोगों का जी मचलता है। चूँकि पेट साफ़ नहीं होता तो कई मरीजों को भूख भी नहीं लगती है। कई मरीजों की सांस से गंदी बदबू भी आती है। कई मरीजों को इवन सर दर्द भी होने लगता है और कुछ लोगों को मुंह में बार बार छाले होने की भी समस्या होती है। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्योंकि हर शरीर अलग अलग होता है, अगर किसी मरीज को सप्ताह में 3 बार से कम पेट साफ़ हो रहा है तो हम उसे कब्जियत की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन हाँ, मरीजों के लिए उनकी परिभाषा अलग अलग हो सकती है। हम इसके कारणों के बारे में बात करते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या होते हैं जिससे कब्जियत होती है। उसमें सबसे प्रमुख कारण है कि फाइबर युक्त भोजन की कमी होना या रेशेदार पदार्थों का कम होना, जैसे कि सलाद, सब्जियां और फ्रूट्स। साथ ही साथ वो कई मरीज कम पानी का भी सेवन करते हैं। मतलब एक तो पदार्थों की, रेशेदार पदार्थों की कमी और ऊपर से कम पानी का सेवन, मतलब करेला और नीम चढ़ा, अगर ये कहा जा सकता है। कई लोग बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और उनका एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं होता, वो दिमागी कसरत ज़्यादा करते हैं। तो हमें दिमागी कसरत के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी करना भी ज़रूरी है। इसी तरह कई मरीज जो लंबी बीमारी से या किसी कारण से पीड़ित रहते हैं या ओल्ड एज में रहते हैं, जो काफ़ी समय तक बिस्तर पर रहते हैं, तो इसके कारण भी उनकी आंतों का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता और उन्हें कब्जियत की समस्या होती है। कई लोग काफ़ी मात्रा में चाय कॉफ़ी का सेवन करते हैं, या कई लोग धूम्रपान करते हैं या शराब सिगरेट का सेवन करते हैं, उन्हें भी कब्जियत काफ़ी कॉमन होती है। कई मरीज डिप्रेशन, चिंता, तनाव, अवसाद से ग्रसित होते हैं और इन लोगों में भी कब्जियत बहुत प्रमुखता से पाई जाती है। हमारे खान पान का भी कब्जियत में काफ़ी अहम रोल है। कभी गरिष्ठ पदार्थों का जब हम सेवन करते हैं, चूँकि भारतीय खाना मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि काफ़ी गरिष्ठ होता है और तेल, मिर्ची, मसालेदार युक्त होता है, तो उससे भी कहीं कब्जियत की समस्या होती है क्योंकि उनके पाचन में हमें काफ़ी परेशानी होती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखने में है कि अगर हम सही समय पर भोजन नहीं करते हैं तो भी कब्जियत होने की संभावना होती है। कई लोग जल्दीबाजी में भोजन करते हैं या भोजन को ठीक से चबाकर भोजन नहीं करते और उन्हें बस भोजन खत्म करना होता है या किसी तरह निकलना होता है, तो ये भी कब्जियत होने के कारणों में से आता है। और दूसरे स्पेक्ट्रम पे कई बार देखा गया है कि कई मरीजों को उपवास भी काफ़ी करते हैं या भूखे से काफ़ी समय तक रहते हैं, तो उन्हें गैस की समस्या के साथ साथ कब्जियत की भी समस्या होने के चांसेस होते हैं। कितनी बार हमारे अगर रूटीन में चेंजेस होते हैं, जैसे हम कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं तो भी हमारा खाने का समय, हमारे सोने का समय और सब कुछ बदल जाता है, तो उसके कारण भी कब्जियत होती है। आमतौर पर बुज़ुर्गों में कब्जियत की समस्या काफ़ी देखी गई है क्योंकि बुज़ुर्गों में उनका एक तो मूवमेंट कम हो जाता है, उनको कई तरह की बीमारियां घर कर लेती है, वो कई तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं और साथ ही साथ उनका चलना फिरना भी काफ़ी कम हो जाता है। तो कम से कम 40% बुज़ुर्गों में कब्जियत की समस्या देखी गई है।
इसी तरह प्रेगनेंसी में भी करीबन 30 से 40% महिलाओं में भी कब्जियत की समस्या प्रमुखता से देखी गई है, क्योंकि उस समय उनके बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और यूट्रस का भी इंटेस्टाइन पे प्रेशर होता है। इन सब कारणों से भी उनमें कब्जियत की समस्या काफ़ी होती है। कई बार ये भी देखने में आया कि जब हमें टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है और हम उसको किसी कारण से पोस्टपोन कर देते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आदत में बदल जाता है और इस तरह ये हमें भी कब्जियत की समस्या के रूप में सामने आता है। कितनी बार बड़ी आंत में कोई घाव हो जाता है या कोई गठान हो जाती है, जैसे कि कैंसर की गठान है, उसके कारण भी कब्जियत होने लगता है। इनफैक्ट कैंसर के मरीजों में कुछ मरीजों में कभी कब्जियत होती है और कभी उन्हें लूज मोशंस होने लगते हैं, तो ये भी सामने से आता है। और कितनी बार इंटेस्टाइन में आपके ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसके कारण भी कब्जियत की समस्या होती है। तो अमूमन कब्जियत की समस्या इतनी गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये कुछ इस कारणों से है, जैसे कि कैंसर है या रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसके तुरंत मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होती है और कभी कभी तुरंत ऑपरेशन की आवश्यकता भी इमरजेंसी में हमें करने की जरूरत पड़ सकती है। कई अन्य कोलोरेक्टल प्रॉब्लम्स होती है जिसके कारण भी ये कब्जियत होने की समस्या होती है, जैसे कि पाइल्स और फिशर। जहाँ तक पाइल्स और फिशर का सवाल है, ये कब्जियत के कारण होते हैं और इनके कारण भी कब्जियत होने की संभावना होती है। तो ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिंगल्ड हैं। कहीं डाइवर्टिकुलाइटिस की समस्या भी कब्जियत के रूप में सामने आती है, कहीं स्ट्रक्चर की समस्या होती है, कहीं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर कभी तो मरीज कब्जियत के साथ प्रेजेंट करते हैं या कहीं लूज मोशंस के साथ भी वो प्रेजेंट करते हैं। अमूमन देखा गया है कि कब्जियत के मरीज कई तरह की दवाइयों का सेवन करते हैं, जिसमें लग्जेटिव्स हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, कई तरह के चूर्ण हैं और कई तरह के घरेलू देसी उपाय हैं। तो अगर इन चीज़ों का लंबे समय तक उपयोग किया जाता है तो भी कब्जियत की समस्या प्रमुखता से सामने आती है, क्योंकि मरीज इनका आदी हो जाता है और धीरे धीरे इनका असर होना कम हो जाता है और जैसे ही इसका असर कम होता है तो वो और अधिक दवाइयों का यूज़ करना शुरू कर देता है। तो इस विशेष सर्कल में फंसने के कारण भी उन्हें कब्जियत की समस्या होती है। तो लग्जेटिव्स एक तरफ तो हम कब्जियत के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कब्जियत का कारण भी बन जाता है। इसी तरह कई बीमारियों के कारण भी कब्जियत हो सकती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, किसी को स्ट्रोक है या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या पार्किंसन डिसीज़ है, कहीं डायबिटीज़ है या कहीं हाइपोथायराइडिज्म की संभावना है, इनके कारण भी हमें कब्जियत की समस्या हो सकती है। और जैसे मैंने बताया कि कहीं कैंसर की गठान या ब्लॉकेज के कारण भी हो सकता है। वहीं कई लोग कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं, उन्हें कीमोथेरेपी की दवाइयाँ दी जाती है या पेन किलर्स दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें ओपियाइड दवाइयाँ हैं जैसे कि कोडीन या मॉर्फिन, तो इसके कारण भी उन्हें कब्जियत की समस्या हो सकती है। अन्य कई तरह की दवाइयाँ जैसे कि डिप्रेशन की दवाइयाँ अगर मरीज लंबे समय तक लेता है तो उन्हें भी कब्जियत होने की संभावना होती है। कहीं एंटी कन्वल्सन ड्रग्स के कारण भी कब्जियत हो सकती है, या कुछ ब्लड प्रेशर मेडिसिन जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी या कुछ डायबिटिक्स भी कब्जियत की समस्या पैदा कर सकते हैं। कई मरीजों को आयरन सप्लीमेंट्स दिया जाता है एनीमिया की प्रॉब्लम के लिए, और अगर वो लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो उन्हें भी कब्जियत होने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कब्जियत होने से कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो सकती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कब्जियत अपने आप में वैसे गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहती तो कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। तो इसमें एक प्रमुख रूप से है कि कोलोरेक्टल कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर होने की संभावना इससे हो सकती है, डायवर्टिकुलम डिसीज़ की संभावना इसके कारण हो सकती है। और अगर हम कुछ सिंपल चीज़ों की बात करें तो जैसे एनल फिशर की समस्या है या फिर पाइल्स की समस्या है, इस कब्जियत के कारण हो सकती है, जिसमें मरीज को या तो गुदा के द्वार में दर्द होता है या उन्हें ब्लड का स्राव होता है। इसी तरीके से जिन मरीजों का ठीक से पेट साफ नहीं होता वो कितनी बार काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी होते हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है और आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो आपको डॉक्टरी सलाह तुरंत लेना चाहिए। जब मरीज हम लोगों के पास जांच के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम मरीज की डिटेल में हिस्ट्री लेते हैं, उनसे उनके एग्जैक्ट सिम्टम्स के बारे में पूछते हैं। मरीज आके बोलते हैं साहब हमें कब्ज होता है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप हमें विस्तार से बताइए कि कब्ज में आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। जब हम मरीज की हिस्ट्री लेते हैं उसके बाद हम मरीज के पेट का एग्जामिनेशन करते हैं और उसके बाद हम उनके गुदा द्वार की या मल द्वार की भी जांच करके देखते हैं, फिंगर के द्वारा कि भी अंदर कोई गठान तो नहीं है, कोई फिशर तो नहीं है या कहीं पाइल्स की समस्या तो नहीं है। और उसके बाद फिर हम डिसीजन लेते हैं। एक कोलोनोस्कोपी की जांच होती है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है, जिसमें एक मल द्वार के द्वारा एक दूरबीन या पाइप डाला जाता है जिसके थ्रू पूरे बड़ी आंत की जांच की जाती है और उसके पिक्चर्स भी हम टीवी पे देख के और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें सारी बीमारियों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल सकती है। और इन्हीं जांचों के आधार पर अगर हमें आगे कोई और आवश्यकताएं होती तो हम CT स्कैन, MRI या और अन्य कोई जाँचें भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करने की ज़रूरत है या नहीं। तो अब हम आते हैं कि इसका उपाय क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है।
दोस्तों इसके उपाय भी इसके कारणों में छुपे हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले कारण में बताया था कि भोजन में रेशेदार चीज़ों का या फाइबर्स की कमी होना, तो हमें अपने फाइबर्स का इंटेक काफ़ी बढ़ाना चाहिए, जो साबुत अनाज में मिलते हैं, ताज़े फलों में मिलते हैं, सब्जियों में मिलते हैं। तो दोस्तों हमें नियम बना लेना चाहिए कि खाने के पहले हमें सलाद का सेवन कंपलसरी करना ही करना है, और दिन में 2 या 3 फलों का अच्छी क्वांटिटी में सेवन करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। तो 3 से 4 लीटर का पानी का हमें सेवन करना चाहिए, ताकि हमारा मल थोड़ा सा नरम बना रहे और उसके मूवमेंट में भी आसानी हो। कई बार बच्चों में भी कब्जियत की समस्या पाई जाती है, और उनमें ये अमूमन देखा गया है कि उनमें काफ़ी दूध के ऊपर आत्मनिर्भरता होती है। तो अगर बच्चों के ऊपर दूध की बहुत आत्मनिर्भरता है, तो आप उसकी दूध को या तो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, और उस बच्चों को आप इनकरेज करिए कि वो फाइबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, फ्रूट्स का, सैलेड्स का, जैसा मैंने आपको बताया। और वसायुक्त और फैटी, ऑयली, स्पाइसी फूड और जो हमारे फास्ट फूड्स हैं, इनका सेवन आप यदा कदा करेंगे तो ठीक है, लेकिन आप इनका रेगुलर बेसिस पे सेवन करेंगे, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, मैदा है, तो आपकी कब्जियत की समस्या बनी रहेगी। तो आपको इनको सीमित मात्रा में कभी कभी उपयोग करना चाहिए। इसी तरह देखा गया है कि आपको टॉयलेट में भी ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि जब काफ़ी लोग टॉयलेट में जाते हैं तो अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं, और उन्हें समय का ध्यान नहीं रहता है कि वो कितना समय टॉयलेट में व्यतीत कर लिया, और धीरे धीरे ये कब्जियत के हैबिट के रूप में सामने आता है। तो आप प्लीज़ टॉयलेट में मोबाइल ले जाना अवॉइड करिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। कम से कम 30 से 40 मिनट आप फिजिकल एक्टिविटी करिए। कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो आप अपनी पसंद की करना चाहें, आप वो करते रहिए। अगर आप चलेंगे तो आपका शरीर चलेगा, आपका शरीर चलेगा तो आपकी आंतें ठीक से चलेगी, और आपकी आंतें ठीक से चलेगी, अगर आप खान पान का उचित ध्यान रखते हैं, तो आपको कब्जियत की समस्या नहीं होगी, या आप इससे बचे हुए रहेंगे। अगर ये सब कारणों के बाद भी अगर आपकी समस्या बनी रहती है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उनकी सलाह अनुसार ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यहाँ पे मैं विशेष रूप से आप ये कहना चाहूँगा कि आप ओवर द काउंटर मेडिसिन या जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, या अपने मन से कोई दवाइयों का सेवन ना करें, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकती है। आपके सिम्टम्स के जांचों के आधार पर डॉक्टर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जिसमें कुछ स्टूल सॉफ्टनर्स या लग्जेटिव्स दवाइयाँ होती है, पर इनका डॉक्टर के बताए अनुसार डोज में ही उपयोग करना चाहिए, और जितने समय के लिए इनका बताया गया है उतने समय ही उपयोग करना चाहिए, उससे अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनकी इफेक्टिवनेस भी खत्म हो जाती है और ये खुद एक कब्जियत का कारण बन जाती है। इसके अलावा भी कई अन्य दवाइयाँ आती है, कोई अगर मान लो सर्जिकल प्रॉब्लम है, जैसे पाइल से फिशर है या कोई और दूसरी बीमारी है, तो डॉक्टर उसके बारे में आपको ऑपरेशन की सलाह भी देते हैं। तो अंत में मैं केवल आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि कब्जियत एक बहुत ही आम समस्या है, जो लाखों करोड़ों लोग इससे परेशान हैं। इसका उपाय इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है जितना कि समझा जाता है। अगर आपका पेट ठीक से साफ़ होता है तो आप काफ़ी खुश भी रहेंगे, और कहा जाता है कि कब्ज ही कई रोगों का जड़ है। तो आप कब्जियत से दूर रहिए, अपने चिकित्सक से सलाह लीजिए, और मन से कोई भी दवाइयों का प्रयोग मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।